हाय फ्रेंड्स, आईपीसी की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज चलेगा पार्ट नंबर 7, 8। इससे पहले हम 7 पार्ट करा चुके हैं। 7 के 7 पार्ट आपको प्ले लिस्ट में जाकर दिख जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। सभी जगह आप अभिमान अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार होता है इंसान का, उसके प्रयोग में कोई बात अपराध नहीं है। ये बात भारतीय दंड संहिता, ये जो भय है ये इधर आएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी भारतीय दंड विधिक संहिता के आईपीसी की किस धारा में इसकी ये वर्णित है। देखिए धारा 96 में आप प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने के कार्य हेतु बलात्संग किया जाता है, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आता है? ये आता है धारा 76 में। देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है। कई बार बच्चे कमेंट कर कर पूछ रहे थे। देखिए आईपीसी आईपीसी जो है, आईपीसी किसी भी चीज की डेफिनेशन देती है कि काम को कैसे करना चाहिए। आईपीसी में वो लिखा हुआ है काम कैसे होना है। और जो सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी उसकी एक्टिविटीज को बताता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। कुल मिलाकर जो नियम लिखे हुए हैं वो तो आईपीसी में लिखे हुए हैं, और उन नियमों का इम्प्लीमेंटेशन सीआरपीसी में लिखा हुआ, मतलब उस काम को कैसे करना है। ठीक है, मान लो किसी ने लूट लिया किसी को, तो लूट पर कौन सी आईपीसी लगेगी ये आप आईपीसी में देखोगे। और लूट होने के बाद क्या काम होना है उस आदमी के साथ, जज के सामने पेश करना है, उसके सामने साथ साथ क्या होगा, ये सब सीआरपीसी में दिया हुआ है। बड़ा सामान्य है, आप इसको समझने में दिक्कत ना करें। अगला है, कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाकित कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसी ऐसी किसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भाव पूर्वक विश्वास है कि वह उस विधि द्वारा मान्य है। देखिए कोई भी चीज अपराध नहीं है अगर वो आईपीसी में आ रही है, अगर वो न्याय के हिसाब से सही है। ये बात कौन सी धारा में लिख रही है, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। देखिए धारा 77 यही कह रही है कि यदि आप आईपीसी के तहत कोई भी काम कर रहे हो तो वो सजा नहीं मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा से मतलब क्या है, सेंस क्या है इसका। देखिए इसका जो मतलब हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर और संपत्ति की प्रतिरक्षा को प्राइवेट प्रतिरक्षा कहते हैं। अपने शरीर और अपनी संपत्ति की रक्षा करना प्राइवेट प्रतिरक्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम को श्याम गंभीर और अचानक गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। राम इस प्रकोपन से श्याम पर पिस्तौल चलाता है। प्रकोपन का मतलब है अचानक किसी को सरप्राइज करना। पिस्तौल चलाता है जिसमें ना तो उसका आशय घनश्याम किंतु दृष्टि से बाहर है। देखिए वो उसको नुकसान पहुंचाने का नहीं है, लेकिन वध करने का जो समीप ही है और नहीं है, और ना ही ये जानता है कि संभव है घनश्याम का वध कर दे। मतलब उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन वो बंदा क्या करता है, राम घनश्याम का वध कर देता है। तो उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अचानक उसने एकदम धप्पा बोला, उसने गोली मार दी। ऐसे में ये पूछ रहे हैं आईपीसी की कौन सी धारा इसमें लगेगी। देखिए धारा 303 लगेगी। गैर इरादतन हत्या, आपका इरादा नहीं था लेकिन फिर भी आपने हत्या तो हुई है ना। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार से यहाँ पर क्या आशय है, ये यहाँ पर पूछा गया है। संपत्ति के संकट से युक्ति आशंका हो जाने पर, अगर आपको लगे आपका माल कोई लूट लेगा तो आप उसके बचाव के लिए सामने वाले के ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन आपको ये साबित करना होगा कि आपकी संपत्ति संकट में थी। अगला है, कै पृथककरण की डिग्री के अधीन या किसी रूढ़ी प्रथा के अधीन अपने पति से पृथक रह रही है। इसी दौरान पति कै पत्नी की इच्छा के विरुद्ध और उसकी सहमति के बिना उसके साथ मैथुन करता है। पति का यह कृत्य किस धारा में। यदि कोई महिला अलग रह रही है, तलाक लेकर रह रही है, या उसका केस चल रहा है और वहां जाकर आप उनके समागम कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 लगेगी। इसका मतलब है जब मामला विचाराधीन है तो आपको विचार करना है। अगला क्वेश्चन है, जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपेण द्वारा, अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करने का।
देखिए, यदि आप सरकार के प्रति कोई भी षड्यंत्र करेंगे तो आपके खिलाफ मानहानि करेगी सरकार जो है। आप किसी भी तरीके से सरकार के ऊपर कुछ भी बात बोलोगे तो मानहानि केस लगेगा सरकार। किस धारा के अंतर्गत अभित्याज्यक को संशय देना अपराध है या अपवाद है? ये भारतीय दंड संहिता 136 में लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा है? देखिए, आईपीसी की लैंग्वेज ही ऐसी है तो आपको समझना होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर कौन सी धारा में है? देखिए, पुत्र द्वारा पिता को संशय देना। देखिए, पिता द्वारा पुत्र को देना ये अधिकार बनता है, पत्नी द्वारा पति को, ये भी अधिकार में आता है। ये तो यहाँ पुत्र द्वारा पिता को संशय देना ये आता है अपराध में। 5 या अधिक व्यक्तियों के जमा विधि विरुद्ध। देखिए, 5 से अगर आदमी अगर जमा हो गए इकट्ठे एक जगह तो उनको विरुद्ध जमाव कहा जाता है। उसका सामान्य उद्देश्य क्या है, इस बात का मतलब क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है। देखिए, पहला पॉइंट है विधि द्वारा स्थापित सरकार को आपराधिक बल द्वारा आतंकित करने का हो। वैध आदेशिक निष्पादन, जैसे कोविड-19 ने मना कर रखा है बाहर बनने के लिए, फिर भी आप निकल गए। आपराधिक बल द्वारा संपत्ति पर कब्जा करना, आपके हाथ में पिस्तौल है, आप दूसरे की संपत्ति को लूटना चाह रहे हैं। 3 ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें तीनों ही काम जो है वो विधि विरुद्ध जमाव में आते हैं। भायुद्ध करने का प्रयत्न करना किस धारा के? भारत सरकार के विरुद्ध। भायुद्ध का मतलब है भारतीय सरकार के विरुद्ध। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में आप युद्ध करने की दुष्प्रेरणा कर रहे हैं, आप है ना, इसका मतलब आप देश के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप पर भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लगेगी? आप वहां से 1 to 1 हो जाओ, भाग जाओ, धारा 121 लगेगी आपके ऊपर। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना वर्णित है ना? भारतीय दंड संहिता की कौन सी वो है, ये भाया लिखा हुआ है, एक्चुअली पूरा शब्द ये है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, धारा जो 142 है, धारा 142 में लिखा हुआ है कि आपको वहां इकट्ठे नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता। इस भारतीय दंड संहिता की भाई ये रही और दंड संहिता ये रही। भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी की किस धारा में के अनुसार घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना दंडनीय है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13। धारा 144 में यदि आप गलत तरीके से इकट्ठे किए, धारा 144 जब लगती है जब 5 आदमी हो और वो उस समय पर इकट्ठा हो रहे हो जब उनसे मना किया गया हो, यहाँ मत खड़े हो, फिर भी वो खड़े हो गए। आईपीसी। मोहन की शादी ममता के साथ हुई, 15 वर्ष बीत गए। ममता अपने मायके जाने के लिए अपने पति जलने और क्रोध आ गया, है ना, मतलब मायके जाने के लिए अपने पति से कहती है वो, लेकिन जलने पति को क्रोध, अब क्या हुआ, चाय वाय गिर गई, पति जल गया और क्रोध आ गया, पत्नी पर केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। मोहन ने कहा कि ममता की मृत्यु हो गई। मोहन से कहा कि ममता की मृत्यु हो गई। मोहन से किस धारा का अपराध हुआ है? देखिए, यदि आपने गुस्से में आग लगाई है तो आपने धारा 302 लगेगी, हत्या का मुकदमा लगेगा आपके खिलाफ, क्योंकि आपने एक महिला में आग लगाई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता, दंड संहिता ये रही। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देना, गलत एविडेंस देना, है ना, फॉल्स एविडेंस दे रहे हैं तो आप पर कौन सी धारा लगेगी, ये पूछा गया है। देखिए, धारा 152 में गलत एविडेंस देने के लिए है, आप झूठे सबूत पेश नहीं कर सकते कोर्ट में। भारत की किस धारा के अंतर्गत क्षति कारित करने के आशय से अपराध को मिथ्या भारतीय दंड संहिता आरोप दंडनीय अपराध है। मतलब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के आशय से अपराध कर रहे हो, अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो आप पर कौन सी धारा लगेगी? ये लगेगी 211, धारा 211। कै शपथ पर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह जानता है कि एक विशिष्ट दिन वह विशिष्ट स्थान पर था, उस विषय में कुछ नहीं जानता, कै का अपराध। देखिए, कै शपथ पर मतलब वो कसम खा रहा है कि मैं उस दिन वहां नहीं था, और वह कहता है कि वह जानता है कि विशिष्ट दिन वह वहां पर नहीं था, तो उस पर कौन सा वो लगेगी, कौन सी उस पर धारा लगेगी? देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है क्वेश्चन में। ट्विस्ट ये है कि वह जानता है कि वो वहां पर था, लेकिन जानबूझ के झूठ बोल रहा है, और आपको पता है जानबूझ के झूठ बोलना किस में आता है? छल में आता है। आंसर हो जाएगा यहाँ बी, छल। अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता कि किस धारा में लुटेरों और डाकुओं को संश्रय देने के दंड का प्रावधान? देखिए, लुटेरों और डाकुओं को आप पर
कौन सी धारा लगाओगे ये यहाँ पर पूछा गया है। धारा 216 लगती है लुटेरों और डाकुओं पर। अगला क्वेश्चन है, छत्रपाल ने एक लड़के का अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उसके पिता को पत्र लिखा कि उस लड़के की हत्या कर दी जाएगी यदि उसकी मुक्ति के लिए पैसा नहीं दिया। मन में सदैव भय बना रहा कि यदि लड़के को मुक्ति नहीं दी तो मुक्ति धन नहीं दिया गया तो लड़के की हत्या कर दी जाएगी। छत्रपाल ने, देखिए वो जानबूझ के उसकी हत्या करना चाह रहा है, मतलब वो झूठ नहीं बोला, वो सच में ही सोच के बैठा है कि हत्या करूंगा। तो ये आईपीसी की धारा इस पर लगेगी 87 और धारा 3 लग जाएगी इसके ऊपर, है ना, हत्या का प्रयास और अपहरण दोनों। अगला क्वेश्चन है, के ये को राजमार्ग पर मिलता है और पिस्तौल दिखाता है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर धारा थोड़ा संगीन हो जाती है। यह से पैसे मांगता और परिणाम स्वरूप यह उससे पर्स दे देता है। कै का बताइए, राजमार्ग पर लूटना, तो राजमार्ग पर जो लूट होएगी उसमें लगेगी धारा 3 और 79, धारा 3 भारतीय दंड संहिता 79 लग जाएगी। आप पर्स लूट रहे हैं वो भी नेशनल हाईवे पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा का प्रतिरूपण भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय बना हुआ है। तो देखिए 268 में जो है आपने लोक सेवा का प्रतिरूपण, मान लो आप कहीं पीसीएस बन के चले गए, कहीं झूठे आईएएस बन के चले गए, 268 लगेगा। किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार के लिए प्रभावित करने का प्रायोजन रिश्वत देने के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय दंड संहिता की किस धारा में। किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार के लिए प्रभावित करना, देखिए आपने अटैची खोली, बोले कितने करोड़ रुपए चाहिए डीएम साहब, तो आपने प्रलोभन दिया है सरकारी एक अधिकारी को, तो आप पर जो धारा लग जाएगी धारा 171 का डे लग जाएगी अगर डीएम साहब नहीं माने तो। अगला क्वेश्चन है, कै एक वस्तु पर, देखिए ये केवल मजाक में की गई बात है, बाकी ये कृत्य शोभा नहीं देते एक आदमी को। अगला क्वेश्चन है, कै एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर जैसे संशय प्रवंचना करके उसे विश्वास कराता है कि इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उस वस्तु पर किसी भी निर्माता द्वारा बनाई गई उसका मूल्य चुकाने के लिए यह कोई बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क्या किस प्रकार का परिभाषित धारा का अपराध करता है। देखिए वो ये कह रहा है कि सामान को खरीदेगा, मतलब एक ऐसी वस्तु पर चिन्ह लगा देता है कि वो उस सामान को खरीदेगा और बाद में वो सामान उन्होंने बेईमानी से उसने वसूल कर ली, तो कौन सी धारा लगेगी, ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है। देखिए ये लग जाएगी 425, क्योंकि वो यूं कह रहा है कि किसी वस्तु पर किसी प्रसिद्ध भी निर्माता द्वारा बनाई गई, मान लो किसी ने कह दिया कि मैं तो रोनाल्ड की रोलेक्स की घड़ी पहनूंगा और उसका मूल्य चुकाने के लिए यह को बेईमानी से उत्प्रेरित करता, मतलब बेईमानी करना है, तो बेईमानी करोगे तो 425 लगेगी आईपीसी, है ना, वो चाहे घड़ी की बात हो या किसी की बात। ए बे का जो आरक्षित गण, ए और बे आरक्षित गण सै को न्यायालय में जिला जेल दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, उसी बीच सै वहां से भागा, तो दोनों जो सिपाही हैं उन्होंने कौन सी धारा में अपराध किया है ये पूछा गया। देखिए यदि चोर भाग गया तो धारा 223 लगेगी 223, चोर के भागने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह को सैदोष हानि कारित करने के आशय से कै उसे घोड़े को गोली मार देता है ना, मतलब और कै किस परिभाषा में, देखिए आपने अब गोली मारी उसमें, और यह के साथ एक घोड़े में संयुक्त संपत्ति रखते हुए यह सदोष हानि कारित जानबूझ के गोली मारी गई है, तो आप पर लग जाएगी धारा 430 भारतीय दंड विधिक संहिता 430 आपके खिलाफ लगेगी। एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशक धारा की पीड़िता का नाम पता मुद्रित करता है। देखिए एक अखबार वाले को किसी का भी नाम छापने का अधिकार नहीं है, वो कहेगा उस गांव की अज्ञात महिला, है ना, तो भारतीय दंड विधिक संहिता 376 जिससे उसकी पहचान होती है, उस प्रकाशक ने बाकी किस धारा में अपराध किया। देखो 376 तो लगेगी, बाकी धारा और कौन सी लग जाएगी उसके ऊपर, ये यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए धारा 228 का जो ख है वो उसके ऊपर लग जाएगी 228, क्योंकि उसने उसका नाम और पता भी मुद्रित कर दिए। यह के घर की दीवार में छेद करके, है ना, मतलब एक दीवार में कुमल कर दिया है, और दीवार में कुमल करना और अतिचार करता है ना, तो वो क्या कहलाता है, किसी का दीवार फोड़ के उसके घर में से चोरी करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है गृह भेदन
गृह भेदन का मतलब है घर को भेद दिया आपने चोरी करने के पर्पज से। किसी विधि विरुद्ध जमाव में, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसे बिखर जाने का समादेश दिया गया है, सम्मिलित होना या बने रहना। देखिए एक गैर सरकारी बिल्डिंग है या कहीं मना किया है, आप वहाँ मत खड़े हो, है ना? तो और फिर भी आप वहाँ खड़े हो गए तो कौन-सी धारा लगेगी आपसे आपसे ये पूछा गया है। 145 आपके ऊपर लग जाएगी 145, आपको वहाँ नहीं खड़ा होना था। जब कोई एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने के देखिए गलत तरीके से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाता है। एक आदमी को लाभ पहुँचाना चाह रहा है, एक आदमी को नुकसान। तो कि यह जो बात है वो क्या कहलाई जाएगी? ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये यहाँ पर आईपीसी की भाषा में है गलत तरीके से। तरीका गलत है, आप काम सही कर रहे हैं लेकिन गलत तरीका गलत है। आप एक को लाभ, एक को हानि नहीं पहुँचा सकते। किसी स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है कब? जब वो पत्नी के कब्जे में हो, सेवक के कब्जे में हो, लिपिक के कब्जे में हो या उपयुक्त सभी। देखिए किसी स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है, पत्नी, सेवक और लिपिक इनमें से इन सभी मामले में संपत्ति कब्जे में मानी जाती है। तो फ्रेंड आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।